टिंकी बेटा, 3 दिन में एग्जाम है, पढ़ाई कर ले। पिछली बार के टेस्ट में भी इतने कम नंबर आए थे तेरे कि पीटीएम में टीचर के सामने जाने में भी शर्मिंदगी हो रही थी। पूरा दिन मोबाइल लेकर बैठी रहती है। अरे मम्मी, एक बार नंबर कम आ गए इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमेशा कम ही नंबर आते रहेंगे। मेरी तैयारी हो गई है और देखना, इस बार मैं बहुत अच्छे नंबर लेकर आने वाली हूँ। बेटा तू पास हो जा, मैं तो उतने में ही भगवान को प्रसाद चढ़ा दूंगी। पता नहीं मेरे पूजा पाठ में ऐसी क्या कमी रह गई है कि मेरे साथ ही ये सब हो रहा है। अरे मम्मी, आप फिर से शुरू मत हो जाना प्लीज। मेरे मार्क्स थोड़े से कम आ गए, इसमें भगवान की क्या गलती है? हाँ बेटा, गलती तो सब मेरी है, ना तेरी गलती है, ना भगवान की और ना ही टीचर की। टिंकी जानती थी कि मम्मी का प्रवचन शुरू हो चुका है, जो अब आधे घंटे से पहले रुकने वाला नहीं है। इसलिए वो चुपचाप मोबाइल वहां रखकर किताब लेकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम के 6 बज गए, दिया बाती का समय हो रहा है और मैं बच्चों के चक्कर में पड़कर सब भूल ही जाती हूँ। मंजुला जाकर शाम का दिया बाती करने लगती है। तभी उसका पति घर में घुसता है। कुछ पता चला प्रमोशन के बारे में? कुछ पता नहीं चल पा रहा है मंजुला, मैं तो परेशान हो गया हूँ। मुझे लगता है मेरे जूनियर्स का भी प्रमोशन हो जाएगा, बस मैं वहीं का वहीं रह जाऊंगा। तुम्हें पता है मेरे साथ जिन्होंने भी ज्वाइन किया था ना, सबका प्रमोशन हो गया। यहाँ तक कि अब तो जूनियर्स के भी प्रमोशन के नंबर लगने लगे हैं। तभी उसकी सासू माँ शकुंतला देवी वहाँ आती है। अरे आधी जिंदगी बिता दी तूने घर में, लेकिन बहू वाले एक ढंग नहीं सीखे। ये नहीं कि आदमी बाहर से थक हार कर आया है, उसे चाय पानी पूछे, आते ही पहले टेंशन वाली बात छेड़ देगी। ऐसी बात नहीं है माँ जी, मैं भी तो उनके प्रमोशन न होने के कारण बहुत परेशान रहती हूँ, बस इसीलिए पूछ लिया। अरे तो वो कहीं भागा जा रहा था क्या? पहले चाय पानी देती, उसे मुंह हाथ धो लेने देती, उसके बाद चाहे जो बात कर लेती। ये कौन सा तरीका हुआ कि आदमी बाहर से आए और तू लग जाए पूछताछ में? और प्रमोशन क्या होगा इसका? पंडित जी ने पहले ही मना किया था, इस लड़की से शादी मत कर। अगर शादी हुई तो जीवन में पनौती आ जाएगी। लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे बच्चों के साथ यही तो दिक्कत है ना, वो माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं। तब तो कहता था, माँ मेरी सरकारी नौकरी है, मुझे किस बात की कमी जो मंजुला के आने से पनौती लग जाएगी। ये सब तो अंधविश्वास की बातें हैं, लेकिन देख ले, आखिर में सच्ची साबित हुई ना पंडित जी की बातें। आपके कहने का मतलब क्या है माँ? इनका प्रमोशन इसलिए रुका हुआ है क्योंकि उनकी शादी मुझसे हुई है, यानी कि उनकी जिंदगी में जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो सब मेरे कारण हो रहा है। और नहीं तो क्या, सच्ची बात तो सबको बुरी ही लगती है, लेकिन मैं बिना सच्ची बात कहने से पीछे नहीं हटती। अरे बस भी करो आप दोनों। और माँ, आपको तो बस मौका चाहिए होता है मंजुला को बातें सुनाने का। प्रदीप के टोकने पर सास शकुंतला मुंह बनाते हुए वहां से निकल जाती है। लेकिन अब तो ये जैसे शकुंतला का रोज का काम हो गया था। वो बात बात में बहू मंजुला को ताने देती और घर में हो रही हर बात का उसे ही जिम्मेदार ठहराती। अरे मंजुला, कल घर पर सत्यनारायण की कथा है, तुम सुबह ही आ जाना, प्रसाद तुम्हें बनाना है। ठीक है, पूजा में पहुंच जाऊंगी। अगले दिन मंजुला मोहल्ले में ही रहने वाली सहेली पूजा के घर पहुंच जाती है। प्रसाद बनाते हुए दोनों सहेलियां आपस में बातें करने लगती हैं। और बता मंजुला, कैसी है तू? घर में सब कुछ कैसा चल रहा है? अरे क्या बताऊं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। माँ जी हर समय मुझे ताने देती रहती हैं और घर में जो कुछ भी होता है ना, उसकी जिम्मेदार मुझे ही ठहराती हैं। उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि जब से मेरी शादी हुई है इस घर में पनौती आ गई है। बेटी जो हमेशा अच्छे नंबरों से पास होती थी, आजकल उसकी भी पढ़ाई पर न जाने किसकी काली नजर लग गई है। पिछले टेस्ट में तो फेल होती होती बची और प्रदीप का प्रमोशन है कि होने का नाम ही नहीं ले रहा। कुल मिलाकर घर का माहौल ना बहुत ही खराब चल रहा है यार। तेरी बातों से तो लग रहा है सच में तेरे घर को किसी की काली नजर लग गई है। अच्छा, तू मेरे साथ ना परमल बाबा के पास चल। इतने पहुंचे हुए बाबा हैं कि क्या बताऊं। उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। वो तेरी समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर बता देंगे। पूजा की बात सुनकर मंजुला उसके साथ बाबा के यहाँ पहुंच जाती है। क्या समस्या है बच्चा? तेरे चेहरे का तेज देखकर पता लग रहा है कि कृपा तेरे घर तक पहुंच नहीं पा रही है। जरूर तुझसे कोई गलती हो रही है। बाबा आप ही बताइए, मुझसे क्या गलती हो रही है?
मैं बहुत आशा लेकर आपके पास आई हूँ। ऐसा लग रहा है मेरे घर पर किसी की काली नजर लग गई है। बेटी की पढ़ाई और पति के प्रमोशन की चिंता में मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई है। ऊपर से सास जीने नहीं देती, दिन रात ताने मारती रहती है। तू फिक्र मत कर बेटा, तेरी समस्या का समाधान जरूर होगा। तू ये बता, घर में पराठे बनते हैं? अब बनते हैं ना बाबा, लगभग रोज ही नाश्ते में पराठे ही बनाती हूँ। बस 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 बस, यहीं से कृपा आएगी। तू ये बता, कौन कौन से पराठे बनाती है? सारे बनाती हूँ बाबा, गोभी के, मूली के, आलू के, प्याज के। तू ये बताओ, भिंडी के पराठे बनाती है? भिंडी के पराठे? नहीं बाबा, भिंडी के पराठे मैंने आज तक कभी नहीं बनाए। मैंने कहा था ना, कृपा रुकी हुई है। बस भिंडी के पराठे में ही सारी कृपा रुकी हुई है। तो भिंडी के पराठे बना और पूरे परिवार को प्रेम से खिला। तेरे घर पर इतनी कृपा बरसेगी कि तू संभाल नहीं पाएगी। क्या सचमुच बाबा, भिंडी के पराठे खाने से मेरी समस्या हल हो जाएगी? तू सच्चे मन से भिंडी के पराठे खाएगी तो तेरी परेशानियां तुझसे कोसों दूर भाग जाएंगी। जय हो बाबा जी की, बोलो परमल बाबा की जय। बाबा के यहाँ से बाहर आने के बाद मैं कहती थी ना, परमल बाबा तेरी सारी परेशानियों का हल बता देंगे। और देख कितना आसान हल बताया उन्होंने। बस तुझे ना भिंडी के पराठे बनाने हैं और घर में सबको खिलाने हैं। सही कहा यार, अगर भिंडी के पराठे खाने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो आज के बाद मेरे घर में तीनों टाइम सिर्फ और सिर्फ भिंडी के पराठे ही बनेंगे। मंजुला घर आती है तो पाती है कि सास गुस्से में बड़बड़ कर रही है। हाँ हाँ, खूब गुस्सा कर लो माँ जी, अब बस कुछ ही दिन की बात है। आज से मैं आपको भिंडी के इतने पराठे बनाकर खिलाऊंगी कि कृपा तो हमारे घर पर बरस के रहेगी। फिर आप देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैं? ये बहू को आज क्या हो गया? मेरी बात सुनकर बिना जवाब दिए हंसते हुए यहाँ से चली गई। अरे मंजुला, आज खाने में क्या बना रही है? भिंडी के पराठे हैं माँ जी। हैं? भिंडी के पराठे? भिंडी के पराठे तो तूने आज से पहले कभी नहीं बनाए। आज तक नहीं बनाए तो कोई बात नहीं माँ जी, आज खा लीजिए। अरे आज तो बड़ा रस टपक रहा है इसकी जुबान से। वैसे तो हरदम बस लड़ने को आती रहती है। उस दिन घर में सभी लोग खुशी खुशी भिंडी के पराठे खा लेते हैं। अगले दिन सुबह, मम्मा टिफिन के लिए क्या है? बेटा भिंडी के पराठे हैं। लगता है रात के पराठे बच गए थे, वही मम्मी लंच में दे रही है। अच्छा ठीक है, पैक कर दो। उस समय भी सभी लोग चुपचाप भिंडी के पराठे खा लेते हैं। शाम के समय, बहुत तेज भूख लगी है मंजुला, खाने में क्या है? हाँ बैठिए, मैं भी खाना लगाती हूँ। भिंडी के पराठे बने हैं। अरे यार, ये क्या है? कल रात को भी तुमने भिंडी के पराठे बनाए थे, सुबह नाश्ते में भी भिंडी के पराठे बनाए, और अब फिर से भिंडी पराठे। तुमने थोक के भाव से भिंडी खरीद लिया क्या? खैर जो भी हो, अब मैं कोई भिंडी विंडी नहीं खाने वाला हूँ। मुझे तुम कुछ और बना कर दो। आपको मेरी कसम है, जो आपने भिंडी के पराठे खाने से मना किया। अगर मैंने भिंडी के पराठे बनाए हैं तो कुछ सोच कर ही तो बनाए होंगे ना। लेकिन क्या सोचकर बनाया है, कुछ बताओ भी। देखिए, मैं जो भी कर रही हूँ ना, इस घर की सुख शांति और खुशहाली के लिए कर रही हूँ। मैं परमल बाबा के पास गई थी और बाबा जी ने कहा है कि अगर हम लोग भिंडी के पराठे खाएंगे तो हमारे घर में कृपा बरसेगी और हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हो? आप पढ़ी लिखी होकर ऐसी अंधविश्वास वाली बातें कर सकती हो? अगर भिंडी का पराठा खा लेने से सबकी परेशानियां दूर हो सकती तो सारी दुनिया भिंडी के पराठे खा खा के ही सुखी हो जाती। देखो, मुझे कोई बहस नहीं करनी, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। आप लोग मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे अगर आप लोगों ने भिंडी का पराठा खाने से मना किया तो। मंजुला जिद पर अड़ गई थी और किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मंजुला की जिद देखकर मन मारकर सभी लोग भिंडी के पराठे खा लेते हैं। लेकिन मंजुला भी रुकने के मूड में नहीं थी। अगले 3 दिनों तक वो सुबह दोपहर शाम जय बाबा जी के नारे लगाते हुए भिंडी के पराठे बनाती जाती है और जोर जबरदस्ती से सबको खिलाती जाती है। मंजुला को महसूस हो रहा था कि जब से उसने अपनी सास को भिंडी के पराठे खिलाना शुरू किया है, उनका ताने मारना और झगड़े करना बंद हो गया है। उल्टा वो तो मंजुला से बड़े प्यार से पेश आ रही थी। चौथे दिन, मम्मी आप सोच भी नहीं सकते हो आज क्या हुआ है। अरे साफ साफ बताना बेटा, क्या हुआ है?
मम्मा मेरी टेस्ट की शीट मिल गई है और मेरी क्लास में 3rd रैंक आई है। देखो मैं कहती थी ना कृपा बरसेगी, बरस गई कृपा। जय बाबा जी। तभी प्रदीप भी खुशी खुशी घर आता है। मंजुला, मेरा प्रमोशन हो गया, मैं चीफ इंजीनियर बन गया। आज तो सब अपना मुंह मीठा करो। जय हो परमल बाबा, आपकी भिंडी ने तो कमाल ही कर दिया। देखिए मैं ना कहती थी कि भिंडी के पराठे से कृपा बरसेगी। अब तो मैं अगले 1 साल तक आप लोगों को भिंडी के पराठे ही खिलाऊंगी। अरे मम्मी रुक जाओ आप। आपके बाबा जी के पराठे से नहीं, मेरी मेहनत से अच्छे नंबर लाई हूँ मैं। और मेरे मार्क्स कम इसलिए आ रहे थे क्योंकि आप और दादी दिन भर घर में लड़ाई झगड़ा करके माहौल इतना खराब कर देती थी कि मैं पढ़ ही नहीं पाती थी। अब आप दोनों अच्छे से रह रहे हो तो मैंने आराम से पढ़ाई की और मैं 3rd आ गई। हाँ बहू, तूने भिंडी के पराठे खिला खिला कर उबा दिया था, इसलिए मैं तेरी सहेली पूजा से मिलने गई और उससे तेरी परेशानी पूछी। उसने बताया कि तू मेरे ताने मारने और झगड़ने से परेशान है, इसलिए भिंडी के पराठे बना रही है। मैंने सोचा अगर मैं लड़ना छोड़ दूंगी तो तू भी ये पराठे बनाना बंद कर देगी और कुछ ढंग का खाना बनाकर खिलाएगी। बेटा अब अगर तूने एक और दिन मुझे भिंडी दिखाई ना तो मुझे उल्टी ही हो जाएगी। और मेरा प्रमोशन तो 1 महीने पहले ही हो गया था। मेरा बॉस छुट्टी पर था, इसलिए लेटर उसके मेल बॉक्स में फंसा हुआ था। आज जब उन्होंने वापस ज्वाइन किया तो मुझे मेरा प्रमोशन लेटर भी मिल गया। तो इसका मतलब मेरे भिंडी के पराठे से कुछ नहीं हुआ? नहीं, और तुम्हारे बाबा की और कृपा हमें नहीं चाहिए। भगवान के लिए आज के बाद भिंडी के पराठे मत बनाना प्लीज। प्रदीप की बात सुनकर मंजुला के चेहरे पर हंसी खिल जाती है। सरिता और विपिन की नई नई शादी हुई होती है। जी आप अपनी पूरी सैलरी लाके मुझे दिया करो। जानू कैसी बात करती हो, माँ को बुरा लगेगा। आप तो बस ममाज बॉय ही बने रहोगे जिंदगी भर। सरिता मुंह फुला के दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाती है। अगले दिन सरिता, ओ सरिता, तैयार हो जाओ, आज हम फिल्म देखने जाएंगे। क्या सच में? अभी आती हूँ मैं। सरिता अच्छी सी साड़ी पहन कर आती है। चलिए जी। अरे माँ को तो आने दो। ये सुनकर सरिता का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इतने में माँ भी आ जाती है। आहा, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ये क्या तरीका हुआ? अरे बेटा, बहू सही तो कह रही है, अब बुढ़ापा आ गया है मेरा। नहीं नहीं, आप तो बेटे को पल्लू से बांध के रखिए जी। और वो नाराज होकर चली जाती है। कुछ देर बाद सरिता विपिन के पास आती है। सुनिए, मुझे मायके जाना है। अरे बहू, पर इतने दिन रहकर तो आई हो मायके। माँ जी, मैंने आपसे नहीं इनसे पूछा है। सरिता, तमीज से पेश आओ। हाँ हाँ, मैं ही सबकी आंखों में खटकती हूँ ना, आप बस मुझे ही डांटते रहो। विपिन भी कुछ काम से बाहर चला जाता है। माँ जी, मैं जरा पार्लर जा रही हूँ, अगर लेट हो जाऊं तो रात का खाना भी आप ही बना लेना। कोई बात नहीं बहू, बना लूंगी, आराम से जाओ तुम। शाम हो जाती है। विपिन घर आ जाता है। सरिता, ओ सरिता, कहाँ हो? तब माँ रसोई से हाथ पोंछते हुए बाहर आती है। अरे बेटा, बहू जरा बाहर गई है, आती ही होगी। 2 घंटे बाद। अब तक तो आ जाना चाहिए था माँ उसे। तभी सरिता घर में घुसती है। विपिन को उखड़ा हुआ देख सर पकड़ के सोफे पर बैठ जाती है। हाय रे, मेरा सर दर्द, लगता है जान ही लेके जाएगा। पर तुम थी कहाँ? टाइम देखा है, 8 बज गए रात के। जी, आपको तो बस मेरी ही गलती दिखती है। अपनी माँ को पूछो जो इतनी भीड़ भाड़ में मुझे बाजार भेज दिया। हाय रे हाय, मेरे तो कर्म ही फूटे हुए। फिर सरिता नजरें बचा के अपने कमरे में चली जाती है। माँ, आपने बताया नहीं कि आपने ही भेजा था सरिता को? ओ हाँ बेटा, उम्र हो गई है ना, भूल गई। क्या माँ, आप भी ना फालतू में ही रुला दिया उसे। बेचारी माँ बेटे और बहू के बीच शांति बनाए रखने के लिए चुप रहना ही सही समझती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। सरिता बात बात पे अपनी सासू माँ को झल्ला के जवाब देती।
नीचा दिखाती एक दिन घर में पड़ोस की सरला आंटी आती है। अरे विपिन की माँ, जरा चीनी हो तो एक कटोरी देना। वो क्या है ना, खत्म हो गई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन, आओ आओ, मैं भी लाती हूँ। क्यों नहीं, आखिर मेरे पति की कमाई है, खूब लुटाओ। आए हाय, इसकी जबान तो देखो कैसे कैंची की तरह चल रही है। इतने में विपिन की माँ भी चीनी की कटोरी लेकर आ जाती है। और बताओ सरला बहन, सब खैरियत? हाँ बहन, सब ठीक है। अच्छा सुनो, मेरी बहू ने किटी पार्टी रखी है आज शाम, आना जरूर। हाँ चलो, अब जाती हूँ मैं। शाम को विपिन की माँ अपनी बहू सरिता के साथ सरला के घर पहुंचती है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हो आप? खुश रहो बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? जी बस आपका आशीर्वाद है। ममता सबको बड़े प्यार से नाश्ता पानी कराती है। अरे वाह वाह सरला, तेरी तो किस्मत चमक गई इतनी संस्कारी बहू पाके। हाँ, और एक इसकी बहू है जो बर्तन भी इसी से धुलवाती है। सब हंसने लगते हैं। वाह ममता, तुमने तो सब पे अपना जादू चला रखा है, जिसे देखो तुम्हारी ही तारीफ करता है। अरे नहीं नहीं सरिता, जादू नहीं, बस प्यार। बड़े बुजुर्ग को तो बस प्यार और इज्जत चाहिए होती है अपने बच्चों से। अरे तुम सब सरिता से मिली कि नहीं? क्यों बेटा सरिता, तुमने पैर नहीं छुए किसी के? अपनी सास के पैर तो छूती हो ना, या नहीं? मेरी बहू को देखो, पूरे मोहल्ले की फेवरेट है। ये सुन के सरिता की सास को अच्छा नहीं लगता। अच्छा सरला, अब मैं चलती हूँ, विपिन भी आने वाला होगा। सरिता आज काफी बेइज्जती महसूस कर रही होती है। वहीं रात भर सो भी नहीं पाती। फिर अगली सुबह, गुड मॉर्निंग मम्मी जी। अरे बहू, आज इतनी जल्दी उठ गई? जी, आप सबके लिए नाश्ता मैं बनाऊंगी। सरिता में आए इस बदलाव को देखकर विपिन की माँ बहुत खुश होती है। अमिता की सास, जो कि सरकारी नौकरी करती थी, उसे चटपटा खाने की काफी आदत थी। अरे अमिता, जरा लहसुन की चटनी तो बना दे, लाल मिर्ची डालकर बनाना। मम्मी जी, मैंने पालक की सब्जी बनाई है, आपकी सेहत के लिए अच्छी है, खा लीजिए ना। अरे मेरी सेहत को क्या होना है, मैं पालक नहीं खाऊंगी। चटनी ला, चटनी। अमिता सास को चटनी बनाकर दे देती है, लेकिन शाम को हाय रे, मर गई, पेट में जलन के मारे आग लगी है। हे भगवान, मेरा तो सारा चेहरा ही लाल हो गया है। अरे क्यों इतनी चाट पकौड़ी खाती हो? अपनी उम्र को देखो। डॉक्टर ने भी कितनी बार मना किया है, लेकिन तुम हो कि मानती ही नहीं हो। अरे डॉक्टर तो पागल होते हैं, पैसे के लिए कुछ भी बोलते हैं। अरे बहू, एक काम करो तो लिम्का में काला नमक डालकर दे दो। और हाँ, रात के खाने में ना बाहर से तंदूरी मोगल ले आना। अमिता ससुर जी की तरफ देखती है और वहां से चली जाती है। शाम को अमिता का पति आता है। अरे अमिता, आज मैंने एक हेल्थ शो में देखा है कि कैसे और क्या खाने से इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रहता है। अब ये क्या होता है बेटा? और चिकन तो खा सकते हैं ना इसमें? अरे माँ, इम्यूनिटी सिस्टम वो होता है जिसमें शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। अरे चुप कर, और ये फालतू के टीवी देखना ना बंद कर दे। कुछ नहीं रखा इन चीजों में। चल, मैं जरा गोलगप्पे का पानी पीकर सोने जा रही हूँ। सास का रवैया ऐसे ही चल रहा था। वो कुछ भी, कहीं भी और कैसे भी खा लेती। एक दिन, अरे बहू अमिता, देख तो कौन आया है, तेरी छोटी बहन। अरे छुटकी कैसी है? आजा आजा, चल अंदर। हाँ हाँ छुटकी, जा दीदी के साथ अंदर जा। और हाँ अमिता, आज ना तू छोले भटूरे बना ले, बड़ा मन कर रहा है। तेरी छुटकी को भी वैसे बहुत पसंद है ना। मम्मी जी, आज ना मैंने सोयाबीन को उबालकर उसका सलाद बनाया है आपके लिए। अरे तू तो जान ले लेगी मेरी, मैं तो यही सब खा खा कर तंग आ गई हूँ। अरे आज छुटकी आई है इसलिए बोल रही हूँ कि छोले भटूरे बना ले।
नहीं नहीं आंटी, मैं तो कुछ भी खा लूंगी। अरे नहीं नहीं क्यों, और कुछ भी क्यों खा लोगी जी? अरे दीदी के घर आई हो। अमिता जैसे तैसे छोले भटूरे बनाकर लाती है। अरे वाह वाह वाह, फूले फूले से भटूरे, लाओ लाओ लाओ। अब सास खा पी कर सो जाती है। छुटकी ने खाया नहीं खाया ये सब भूलकर। अरे दीदी, तुम्हारी सास ने तो मेरे लिए छोले भटूरे बनवाए और खुद खाकर सो गई। अरे चलना, उनका तो यही हाल है, उन्हें कोई मतलब नहीं किसी से। वो खुद ही इतनी चटोरी है कि दूसरों के नाम से खुद के लिए खाना बनवाती है। एक दिन अमिता, माँ जी मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ, आप आज से सिर्फ खिचड़ी खाना शुरू कर दीजिएगा, जल्दी बन भी जाएगी और पेट और हाजमा दोनों ठीक रहेगा। हाँ हाँ बहू, तू जा, चिंता ना कर, खिचड़ी तो मैं भी बना दूंगा। अरे वाह जी वाह, क्या इतने बूढ़े हैं जो खिचड़ी खानी पड़े? अरे मैं अपना मैनेज कर लूंगी, आप ही बना लेना खुद के लिए खिचड़ी। अगले दिन सुबह, अरे सुनिए जी, आपके लिए चाय और रस टेबल पर रख दिया है, मैं मंदिर जा रही हूँ। ये कहकर सास सीधे पहुंच जाती है हलवाई की दुकान पर। अरे भैया जरा गर्मा गर्म समोसे हरी लाल चटनी मिलाकर देना तो। सास चटर पटर सारा खाकर घर आ जाती है। अरे वाह वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया, अब तो बहू भले 2 महीने और मायके रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन, अरे सुनिए जी, आज बगल वाली शर्मा इनके घर कीर्तन है तो मैं जा रही हूँ, आपके लिए ब्रेड जैम लगा दिया है। और सास सीधा पहुंचती है हलवाई की दुकान में। अरे भैया जरा पाव भाजी के साथ 1 प्लेट दही वाले गोलगप्पे देना तो। सास सारा चटपटा खाना खाकर लौट ही रही होती है कि अचानक उसका सर घूमने लगता है। हे भगवान, किसी तरह घर पहुंच जाऊं, धूप में तो सर घूम रहा है। सास घर आती है और सीधे बिस्तर पर लेट जाती है। अरे क्या हुआ? अरे पता नहीं क्यों चक्कर आ रहे हैं। तुम खाना भी तो वक्त पर नहीं खाती हो, 2 दिन से तुमने खाया ही क्या है? मैंने तो देखा ही नहीं तुमको कुछ खाते। अरे मैं तो गई, लग रहा है अब पेट में दर्द भी हो रहा है। ससुर सास को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। मैंने इनका अल्ट्रासाउंड किया है, जिससे साफ साफ दिख रहा है कि इनका बाहर का खाना खा खाकर छोटी आंत और छोटी हो गई है। हैं? ये क्या बोल रहे हैं? वो क्या होती है? बस ये समझ लीजिए कि आपकी पाचन क्रिया खराब हो गई है। अब हल्का खाना खाइए, बाहर का खाना तो आपके लिए जहर है। सास की खबर सुनकर बहू भी घर आ जाती है। अरे माँ जी क्या हुआ? आपने बाहर का तो कुछ खाया नहीं था ना? अरे हाँ हाँ, तेरे घर वालों ने तो मेरे लिए बाहर हलवाई बिठाया था ना, जो अब जाकर। हाँ माँ, जाकर क्या? अब जाकर खिचड़ी बना ला, दर्द हो रहा है। क्या कर रही हो नीलम? जल्दी सामान बांधो, देर हो रही है। YouTube पर किड्स लॉजिक चैनल पर सास बहू की कहानी देख रही हूँ। हाँ हाँ, किड्स लॉजिक वाले सास बहू की कहानी अच्छी बनाते हैं, मैं भी बहुत देखता हूँ। ओ हरीश, तुम तो जानते हो मैं एक फेमस टीवी एक्ट्रेस हूँ। मुझे घर के काम करने की आदत नहीं है और तुम मुझे अपने घर ले जाना चाहते हो। मैं भला उस छोटे शहर में कैसे एडजस्ट करूंगी? देखो नीलम, मेरा अपना एक परिवार है। मेरे माँ बाप भी इस बुढ़ापे में अपने बहू बेटे के साथ रहना चाहते हैं। कुछ दिन तो उनके साथ बिताना पड़ेगा। हरीश जैसे तैसे नीलम को मनाकर अपने घर ले आता है। हरीश की माँ अपनी बहू से मिलकर बहुत खुश होती हैं। ओह माय गॉड, यहाँ कितनी गर्मी है, एक एसी भी नहीं है, ऊपर से ये मच्छर। घर के कामों में नीलम को अपनी सास का हाथ बटाना पड़ता था। अरे मर गई रे, किचन में खाना बना के मेरा तो चेहरा काला पड़ गया है और मेरे बाल भी खराब हो गए हैं। ये बुढ़िया मुझे बहू कम नौकरानी समझती है। इस
बुढ़िया को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक दिन मुंबई से नीलम की सहेली का फोन आता है। और सुना नीलम, ससुराल में तो तेरी मजा होगी। अरे यार, जले पर नमक मत छिड़क। मजा नहीं, सजा झेल रही हूं। पता नहीं और कितने दिन ये सब झेलना पड़ेगा। नीलम की सहेली बहुत ही चालाक और बिगड़ैल लड़की थी। उल्टे सीधे काम करने में वो माहिर थी। उसकी इसी हरकतों की वजह से उसका 2 बार डिवोर्स हो चुका था। अरे तू चिंता मत कर, मेरे पास हेरमर्स की दवा है। फिर नीलम की सहेली इस समस्या से बचने के लिए एक उपाय बताती है। अगले दिन नीलम अपने पैर में एक बड़ा प्लास्टर बंधवा के घर आती है। अरे बहू, तू तो बाजार गई थी। ये क्या हो गया तेरे पैर को, जो तू इतना बड़ा प्लास्टर लगवा के आई है? माँ जी, आपको इतना भी पता नहीं कि प्लास्टर कब लगवाते हैं। अरे मेरी टांग टूट गई है, डॉक्टर ने मुझे आराम के लिए कहा है। हाँ हाँ बहू, तू आराम कर। आज से घर के सारे काम मैं खुद कर लूंगी। पता नहीं मेरी बहू को किसकी नजर लग गई है। फिर क्या, अगले दिन से नीलम महारानी की तरह आराम करती और उसकी सास नौकरानी की तरह काम। वो हर दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर के पास चेकअप का बहाना बनाकर जाती और बाहर सैर सपाटा करती। फिर एक दिन, अरे मंजू, बड़े दिनों के बाद तुझे मेरी याद आई। आ बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मुझे पता चला है कि तेरी बहू मुंबई में फिल्मों में काम करती है, इसलिए मैं उससे मिलने चली आई। बुलाना उसे। कहाँ है तेरी बहू? अरे बेचारी का पैर टूट गया है, बड़ा प्लास्टर लगा है, ठीक से चल फिर भी नहीं सकती। अपने कमरे में है, चल तुझे मिलवाती हूँ। दोनों को आता देख नीलम जल्दी से नकली प्लास्टर अपने पैर में पहन लेती है और दर्द से करहाने का नाटक करने लगती है। नीलम के हाव भाव देख मंजू को उस पर शक होता है। फिर बाहर आकर, बुरा मत मानना, लेकिन तेरी बहू तुझे उल्लू बना रही है। उसका पैर सही सलामत है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मरीज को देखकर पहचान जाती हूँ। तू एक काम कर, मेरे भाई बिल्लू की सीसीटीवी कैमरे की दुकान है। मैं कल ही उसके यहाँ से एक छोटा कैमरा तेरे लिए मंगवा देती हूँ। तू चुपके से अपने घर में लगा देना और फिर एक दिन के लिए मेरे घर आ जाना। समझ गई मैं। फिर नीलम की सास मंजू के कहे अनुसार सब करती है और घर में कैमरा लगा के मंजू के घर चली जाती हैं। अपनी सास के जाते ही नीलम प्लास्टर निकाल के गाना बजाए हुए पूरे हॉल में डांस करती है। अगले दिन घर में सब बैठे होते हैं। क्या कर रही है बहू? अब तेरा पैर कैसा है? कुछ मत पूछिए माँ जी, जरा अभी आराम नहीं है। अच्छा माँ जी, जरा टीवी का रिमोट दीजिए, आज गदर फिल्म आने वाली है। सनी देओल मेरा फेवरेट हीरो है, बाकी सब तो जीरो है, जीरो। अरे टीवी पर गदर क्या देखना, वो तो अभी थोड़ी देर में इस घर में होने वाला है। क्या मतलब माँ जी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे कुछ नहीं, गदर फिल्म छोड़, मैं तुझे उससे भी अच्छी फिल्म दिखाती हूँ। सच माँ जी? नई फिल्म है? अरे एकदम नहीं है, कल ही बनकर तैयार हुई है। हाँ हाँ माँ, जल्दी लगाओ। नीलम की सास जैसे ही टीवी शुरू करती है, टीवी पर नीलम को डांस करते देख सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। नीलम सारे घर में नाच रही होती है और उसका प्लास्टर एक कोने में पड़ा होता है। ये सब देख नीलम के होश उड़ जाते हैं। अरे ये सब क्या है नीलम? तुम्हारा पैर तो... क्यों बहू, तुझे क्या लगा मैंने अपने बाल धूप में सफेद किए हैं? इसे कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड।
अरे नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी सहेली की बातों में आ गई थी। दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। हाँ। इस तरह नीलम की चालाकी पकड़ी जाती है और वो जिंदगी में कभी इस तरह की हरकत नहीं करने की कसम खाती है।